नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पटना में जेपी सेतु के पास नाव पलटने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम गंगा की उफनती लहरों के बीच ऑपरेशन चला रही है, लेकिन ये काफी मुश्किल साबित हो रहा है। न्यूज 18 की टीम भी उस जगह पर पहुंची है जहां पर हादसा हुआ था। आप ये रिपोर्ट देखिए। पटना में आज सुबह गंगा नदी में बड़ा हादसा हुआ है। एक बोट गंगा की गोद में समा गई है। जेपी सेतु, ठीक हमारे बगल में जेपी सेतु है और इसके पिलर से टकराकर जो बोट है वो गंगा नदी में समा गई, जिसमें तकरीबन 13 लोग सवार थे। 8 लोग किसी तरीके से तैरकर बाहर निकल आए, लेकिन 5 लोगों का अता पता नहीं चला। बताया ये जा रहा है कि ये सभी 5 लोग गंगा की गोद में समा गए हैं। एसडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है और हम रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीआरएफ की टीम के साथ हैं। कमांडेंट है, दूसरे अधिकारी हैं और जो ऑन स्पॉट अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं। इस वक्त हम गंगा के बीचों बीच हैं और पिलर नंबर 8 के पास पहुंचे हैं और थोड़ा गंगा का करंट देख लीजिए आप। इतना ज्यादा करंट है और यहाँ पर अगर बोट आप सावधानी से नहीं चला पाए, एसडीआरएफ की टीम को भी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। किसी तरीके से टीम जो है वो पहुंच रही है और ऐसे में अगर साधारण बोट है और अगर एक्सपर्ट नहीं है जो बोट का चालक है, तो निश्चित तौर पर लापरवाही होगी और गंगा की जो लहरें हैं वो अपनी ओर खींच रही हैं। और हम पहुंच गए हैं 10 नंबर पाए के पास, जो जेपी सेतु का 10 नंबर पाया। थोड़ा यहाँ करंट देखिए, कैमरा पर्सन मनीष दिखा पाए इस करंट को देखिए। और यहीं पर बोट जो है, ये जो बोट है यहाँ पर गंगा में समाई है। 10 नंबर पाए के पास हम लोग पहुंच गए हैं। ये पिलर नंबर 10 है ठीक हमारे आगे, और यहीं पर जो बोट है वो गंगा में समाई है। और ये वही बोट थी जो बालू का खनन करने पहुंची थी और यही वो है। ये देखिए 10 नंबर पिलर के पास, ये 10 नंबर पिलर है मनीष, इसको आप दिखाएं। यहाँ पर देखिए किस कदर जो करंट है और पिलर के पास बिल्कुल देखिए भंवर टाइप का बन रहा है यहाँ पर और मुश्किल है यहाँ पर बोट का परिचालन। जो बालू का अवैध खनन होता है उसमें ज्यादातर मजदूर होते हैं और जो बोट चलाने वाले लोग हैं यही इन्हीं मजदूरों में से कुछ लोग होते हैं जो एक्सपर्ट नहीं होते हैं और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा। 5 लोगों की जिंदगी जो है वो भेंट चढ़ गई गंगा के और एक बड़ा हादसा हो गया। तमाम तरह के सवाल होने लगे और सबसे बड़ी बात यही है कि जिला प्रशासन और खनन विभाग को देखना चाहिए ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। और अगर इसी तरीके से घटनाएं होती रहेंगी तो सवाल खड़ा होना लाजमी है। एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है। एनडीआरएफ की टीम भी तस्वीरों में अगर मनीष दिखा पाए, देखिए एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई यहाँ पर और दोनों टीमें जो है इस वक्त रेस्क्यू वर्क जो है वो चला रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए बीच गंगा में इस वक्त की तस्वीर। और चूंकि अब तक डेड बॉडी मिलना काफी मुश्किल है, जो गंगा की स्थिति है इस बार छठ घाट में भी जब सीएम ने मुआयना किया या प्रशासनिक टीम ने मुआयना किया तो ये तस्वीरें आई थी। गहराई है उसमें, एक जगह इससे रोक के करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। पंछी झाकड़ वगैरह हम लोगों ने सारा करके देख लिया है। तो इसमें तो जितना हम लोग सर्च कर रहे हैं, बाकी जब बॉडी ऊपर आएगी या इसमें संभावना है दूर तक बह के जाने की, करंट ज्यादा है तो हम लोग आगे भी देख के आए हैं तो अभी तक तो उसमें से कुछ नहीं मिला है। डिप्टी कमांडेंट है शैलेंद्र सिंह यादव जी और तस्वीरों में देखिए दूर तक यहाँ पर टीमें जो है वो लगी हुई हैं। कोशिशें जारी हैं, लेकिन चूंकि मैंने जैसा कि पहले बताया करंट इतना ज्यादा है, गंगा में पानी इतना ज्यादा है और करंट खासकर इस कदर है कि रेस्क्यू वर्क चलाने में भी परेशानी और मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गंगा नदी से कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। धनबाद के वासेपुर में विवाहिता की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसके बाद कोर्ट के आदेश पर 17 दिनों के बाद मृतक का शव कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वासेपुर की जैनब खातून की मौत बिहार के भोजपुर में उसके ससुराल में हो गई थी, जिसकी मौत की वजह रोड एक्सीडेंट बताया गया था, लेकिन जांच के बाद मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाते हुए भोजपुर थाने में मामला दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट के आदेश के बाद बक्सर एसपी के निर्देश पर मामले की जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। टीम सदस्य ने भूली ओपी प्रभारी के सहयोग से शव को कब्जे में लिया है और पोस्टमार्टम के लिए SNMMCH भेज दिया गया है। परिजनों का आरोप है कि जहर देकर उसकी हत्या कर दी गई, साथ ही जबरन उसे सड़क हादसे में मौत दिखाया गया था। हम लोगों को बताया गया कि हम लोग रास्ते से जा रहे थे और उनकी दुर्घटना हो गई।
हम लोगों को लगता है कि ये एक उन लोगों का मौखिक बयान है, जहाँ पे कहीं पर रास्ता में हम लोग उनसे पूछे, जब वापस हम लोग आ रहे थे रास्ता में उनसे पूछे कि आप कहाँ पे आप लोगों की एक्सीडेंट हुई, वो ठीक से नहीं बता पा रहे थे। हम लोगों को जब पता चला कि ये जहर, बच्ची लोग कह रही है कि पापा मम्मी को बोतल में कुछ पिलाए थे, तो हम लोगों को पूरा शक है कि इनकी एक प्लानिंग के तहत हत्या किया गया। एक्सीडेंट का घटना हुआ था बक्सर में और वो उसके परिजन आकर यहाँ दफना दिए थे। उसके बाद वहाँ जाकर 16 तारीख को FIR कराए। वहाँ से टीम आई, मजिस्ट्रेट के ऑर्डर से यहाँ से निकलवा कर पोस्टमार्टम के लिए MNCH भेजा जा रहा है। हजारीबाग में जहां नकली शराब बनाने के अवैध मिनी फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। बरही के चौपारण थाना क्षेत्र के सरदारपुर में एक ढाबा के पीछे यह फैक्ट्री चल रही थी। छापेमारी में शराब बनाने के कई उपकरण जब्त किए गए। वहीं भारी मात्रा में बियर और खाली ढक्कन रैपर कई ब्रांड की शराब पुलिस ने जब्त किए हैं। हालांकि फैक्ट्री संचालक पुलिस की पकड़ से बाहर है। चौपारण पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और अब बात दिवाली की रौनक की। दिवाली को लेकर मिठाई की दुकानों में भीड़ दिख रही है। लड्डू के साथ ही काजू बर्फी की डिमांड काफी ज्यादा है और ग्राहक एडवांस में ही बुकिंग भी करवा रहे हैं। दीपों का त्योहार दीपावली में मिठाई का भी महत्व बढ़ जाता है। यही वजह है कि राजधानी पटना के सभी मिठाई दुकानों में ग्राहकों की भीड़ जुटने लगी है। राजधानी के बोरिंग रोड में हम मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए किस तरह से अलग अलग जो वेराइटीज हैं उस मिठाई की लगातार जो है मांग यहाँ पर बढ़ने लगी है और जो ग्राहक हैं यहाँ पर उनकी भीड़ देखने को मिल रही है। जरा हम ग्राहकों से ही बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम मिठाई की तस्वीर से रूबरू करा दें। देखिए तरह तरह की वेराइटीज यहाँ पर आपको मिलेंगी। खासकर यहाँ पर जो काजू बर्फी है, लड्डू है और रसगुल्ले हैं, यहाँ पर तरह तरह के आपको नजर आएंगे। और क्वालिटी का भी खासा ख्याल रखा जा रहा है क्योंकि लगातार फूड विभाग की तरफ से छापेमारी अभियान भी जारी है। ऐसे में जो मिठाई दुकानदार हैं वो कोशिश में है कि जो मानक है उसका पूरी तरह से पालन करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग जो वेराइटीज हैं उसका किस तरह से डिमांड बढ़ा है। जरा कुछ ग्राहक है उनसे हम बात कर लेते हैं। मैडम क्या लग रहा है, अभी तो मिठाई का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा? ऑब्वियसली दिवाली है तो दिवाली में मिठाई हम घर में भी पूजा के लिए ले जाते हैं, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए भी ले जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं जो पुरानी दुकान है वो अच्छे क्वालिटी की मिठाई रखती है, इसलिए पुराना चीज पे ही पुरानी दुकान पे भरोसा रखते हैं। कौन सा पसंद किया मिठाई? मैं लड्डू, गजक, रसमलाई। खरीदने से पहले बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है और आप भी खरीदिए तो ध्यान रखिए। अब हम दुकानदार से रूबरू होते हैं और उनसे ही बात कर लेते हैं कि अभी सबसे ज्यादा किन मिठाइयों का डिमांड है अभी? अच्छा, हेलो, पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। और मिठाइयों की डिमांड तो आज की तारीख में जैसे काजू बर्फी वगैरह है, लड्डूज हैं, ये सब डिमांड रहती है। काजू बर्फी का डिमांड है? काजू बर्फी का कैसे केजी है? अभी 1000 रुपए किलो चल रहा है। 1000 रुपए केजी? 1000 रुपए। अच्छा, लड्डू कैसे है? लड्डू 600 रुपए देसी घी का। लड्डू में कितने क्वालिटी है, जरा दिखा दीजिए। लड्डू में 4-5 क्वालिटी है। एक तो जैसे ये शुगर फ्री लड्डू है। अच्छा, और ये आपका नॉर्मल बूंदी लड्डू है। अच्छा, शुगर फ्री लड्डू भी है। हाँ। तो देखिए यहाँ पर शुगर फ्री लड्डू भी है और जिन्हें मीठा पसंद नहीं है और मीठा से परहेज करना है वो शुगर फ्री लड्डू भी खरीद सकते हैं। यहाँ पर काउंटर पर आपको नजर आ जाएगी। तो और दूसरी तरफ जो है ये घी वाला, वॉलनट बर्फी। अच्छा, ये बर्फी है। वॉलनट बर्फी नया इंट्रोड्यूस किया है। अच्छा। दिवाली के लिए खास करके। कहाँ से आई हैं मैडम आप? कंकरबाग से। कंकरबाग से आई है। हाँ जी। अच्छा, तो आज तो मिठाई खरीदना पड़ रहा होगा क्योंकि दीपों का त्योहार है, मिठाई भी इसमें खासा महत्व का होता है। जी 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 बिल्कुल। कौन सी मिठाई लेंगे? अभी देख रहे हैं लड्डू लेना है। लड्डू लेना। जी। क्या नाम हुआ? मनीमाला। हाँ बिल्कुल। तो देखिए कि किस तरह से ग्राहक जो हैं लगातार यहाँ पहुंच रहे हैं और आपको हम दिखा पा रहे हैं कि देखिए अलग अलग वेराइटीज है। हालांकि जो दुकानदार हैं वो बता रहे हैं कि लड्डू के साथ साथ जो काजू बर्फी है उसका सबसे ज्यादा डिमांड है। 1000 रुपए केजी तक जो है काजू बर्फी यहाँ पर बिक रहा है। लेकिन जो ग्राहक हैं कीमत नहीं देख रहे हैं बल्कि मिठाई की क्वालिटी देख रहे हैं और मिठाई पसंद कर रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, News 18 पटना। और आपको सीधे लिए चलते हैं अयोध्या, जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं और वो कुछ संबोधन कर रहे हैं। श्री राम के आदर्श उस प्रकाश स्तंभ की तरह हैं जो हमें कठिन से कठिन लक्ष्यों को हासिल करने का हौसला देंगे। साथियों, इस बार लाल किले से मैंने सभी देशवासियों से पंच प्राणों को आत्मसात करने का आह्वान किया है। इन पंच प्राणों की ऊर्जा
जिस एक तत्व से जुड़ी हुई है वो है भारत के नागरिकों का कर्तव्य। आज अयोध्या नगरी में दीपोत्सव के इस पावन अवसर पर हमें अपने इस संकल्प को दोहराना है, श्री राम से जितना सीख सके सीखना है। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। मर्यादा मान रखना भी सिखाती है और मान देना भी सिखाती है। और मर्यादा जिस बोध की आग्रही होती है वो बोध कर्तव्य ही है। हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, रामो विग्रहवान धर्मः, अर्थात राम साक्षात धर्म के यानी कर्तव्य के सजीव स्वरूप है। भगवान राम जब जिस भूमिका में रहे उन्होंने कर्तव्यों पर सबसे ज्यादा बल दिया। वो जब राजकुमार थे तो ऋषियों की, उनके आश्रमों और गुरुकुलों की सुरक्षा का कर्तव्य निभाया। राज्याभिषेक के समय श्री राम ने एक आज्ञाकारी बेटे का कर्तव्य निभाया। उन्होंने पिता और परिवार के वचनों को प्राथमिकता देते हुए राज्य के त्याग को, वन जाने को अपना कर्तव्य समझ करके स्वीकार किया। वो वन में होते हैं तो वनवासियों को गले लगाते हैं, आश्रमों में जाते हैं तो मां सबरी का आशीर्वाद लेते हैं। वो सबको साथ लेकर लंका पर विजय प्राप्त करते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो वन के वही सब साथी राम के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि राम किसी को पीछे नहीं छोड़ते। राम कर्तव्य भावना से मुख नहीं मोड़ते। इसलिए राम भारत की उस भावना के प्रतीक है जो मानती है कि हमारे अधिकार हमारे कर्तव्यों से स्वयं सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए हमें कर्तव्यों के प्रति समर्पित होने की जरूरत है। और संयोग देखिए, हमारे संविधान की जिस मूल प्रति पर भगवान राम, मां सीता और लक्ष्मण जी का चित्र अंकित है, संविधान का वो पृष्ठ भी मौलिक अधिकारों की बात करता है। यानी एक और हमारे संविधान अधिकारों की गारंटी, तो साथ ही प्रभु राम के रूप में कर्तव्यों का शाश्वत सांस्कृतिक बोध। इसलिए हम जितना कर्तव्यों के संकल्प को मजबूत करेंगे, राम जैसे राज्य की संकल्पना उतनी ही साकार होती जाएगी। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश ने अपनी विरासत पर गर्व और गुलामी की मानसिकता से मुक्ति का आवाहन किया है। ये प्रेरणा भी हमें प्रभु राम से मिलती है। उन्होंने कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी वो स्वर्णमयी लंका के सामने भी हीन भावना में नहीं आए, बल्कि उन्होंने कहा कि मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर के है। इसी आत्मविश्वास के साथ जब वो अयोध्या में लौटकर आते हैं, तब अयोध्या के बारे में कहा जाता है, नवग्रह निखर अनिक बनाई, जनु धे अमरावती आई। यानी अयोध्या की तुलना स्वर्ग से की गई है।
इसलिए भाइयों और बहनों, जब राष्ट्र निर्माण का संकल्प होता है, नागरिकों में देश के लिए सेवा भाव होता है, तो भी और तभी राष्ट्र विकास की असीम ऊंचाइयों को छूता है। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हीन भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। एक समग्र प्रयास कैसे समग्र विकास का जरिया बन जाता है, आज देश इसका साक्षी है। आज अयोध्या के विकास के लिए हजारों करोड़ रुपए की नई योजनाएं शुरू की गई है। सड़कों का विकास हो रहा है, चौराहों और घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, यानी अयोध्या का विकास नए आयाम छू रहा है। अयोध्या रेलवे स्टेशन के साथ साथ वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा, यानी कनेक्टिविटी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन का लाभ इस पूरे क्षेत्र को मिलेगा। अयोध्या के विकास के साथ साथ रामायण सर्किट के विकास पर भी काम चल रहा है, यानी अयोध्या से जो विकास अभियान शुरू हुआ उसका विस्तार आसपास के पूरे क्षेत्र में होगा। ये प्रतिमा रामायण के उस सर्व समावेशी संदेश को भी जन जन तक पहुंचाएगी जो हमें समानता और समरसता के लिए संकल्पबद्ध करता है। इसी तरह अयोध्या में ट्विन होम मेमोरियल पार्क का निर्माण किया गया है। ये पार्क भारत और दक्षिण कोरिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए दोनों देशों के सांस्कृतिक रिश्तों को मजबूत करने का एक माध्यम बनेगा। अब कल्पना कर सकते हैं इस विकास से, पर्यटन की इतनी संभावनाओं से युवाओं के लिए रोजगार के कितने अवसर पैदा होंगे। सरकार ने जो रामायण एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है वो स्पिरिचुअल टूरिज्म की दिशा में एक बेहतरीन शुरुआत है। आज देश में 4 धाम प्रोजेक्ट हो, बुद्ध सर्किट हो या प्रसाद योजना के तहत चल रहे विकास कार्य हो, हमारा यह सांस्कृतिक उत्कर्ष नए भारत के समग्र उत्थान का श्री गणेश है। साथियों, आज अयोध्या नगरी से मेरा पूरे देश के लोगों के लिए एक प्रार्थना भी है, एक नम्र निवेदन भी है। अयोध्या भारत की महान सांस्कृतिक विरासत का प्रतिबिंब है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।